काइनेमैटिक्स के इस लास्ट वीडियो में हम काइनेमैटिक्स के मास्टर हैक को समझने वाले हैं, जो कि है रिलेटिव मोशन। हालांकि रिलेटिव मोशन का वेटेज काफी कम है उन टॉपिक से जिनको हम अभी तक पढ़ चुके हैं, तो फिर हम इसको मास्टर हैक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 90% बच्चे v ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b को v ऑफ a माइनस vb इस तरीके के एक फॉर्मूले के फॉर्म में रट लेते हैं और ये नहीं समझते कि एक्चुअली में फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करने से क्या हो रहा है, और ये एक सिंपल लॉजिक है, इसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं है। मैं हूं नकुल IIT BHU से, और आज की वीडियो में हम तुम्हारे दिमाग में रिलेटिव मोशन रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन जो भी है उसको क्लियर कर देंगे, ताकि तुम्हें इस टॉपिक में कोई भी दिक्कत ना आए। और हम बहुत जल्दी इसको कवर करेंगे क्योंकि इसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा नहीं है, मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया है। तो जितना रिक्वायर्ड होगा उसको हम बहुत तेज़ी से कवर करने वाले हैं और सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने वाले हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो को यार। तो यार स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं रिलेटिव मोशन की। तो सबसे पहले समझेंगे कि रिलेटिव मोशन है क्या और इसको हम सेपरेटली क्यों पढ़ रहे हैं। क्योंकि तुम्हें अगर याद हो तो सबसे पहले हमने बात ये करी थी काइनेमेटिक्स स्टार्ट करते वक्त कि हर मोशन ही रिलेटिव है और किसी ना किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में हम सारी एनालिसिस करते हैं। नहीं तो हर एक ऑब्जर्वर के हिसाब से मोशन डिफरेंट हो सकता है, तो मोशन तो हमेशा रिलेटिव होता है। तो हम अलग से एक टॉपिक रिलेटिव मोशन क्यों पढ़ रहे हैं, है ना? ऐसा क्या डिफरेंट है इसमें? तो सबसे पहले इसको समझते हैं। तो ये देखो, ये मैंने तुम्हारे नोट्स के फॉर्म में यहाँ पे लिख भी दिया, बाकी मैं तुम्हें बताते चल रहा हूँ कि अभी तक हमने जितना भी मोशन डिस्कस किया है, ठीक है, वो सारा का सारा रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर होता था। ठीक है, ये बात क्लियर है कि हमेशा एक ऑब्जर्वर के रिलेटिव में ही हम बात करते थे। तो अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे थे वो भी एक तरह का रिलेटिव मोशन ही था। बट अभी तक हमने जितने भी मोशन देखे वो सारे हमने देखे ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में। कैसे फ्रेम के रिस्पेक्ट में? ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में। ग्राउंड फ्रेम क्या हुआ यार? ऐसा फ्रेम जो कि अर्थ के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर हो, है ना? तो बेसिकली स्टेशनरी फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, क्योंकि अर्थ तो खुद मूव कर रही है, हमने ऑलरेडी बात की हुई है। अर्थ के रिस्पेक्ट में जो चीज स्टेशनरी है उसके रिस्पेक्ट में हम सारी बातें अभी तक करते आ रहे थे। जैसे कि तुम अभी चेयर पे बैठ के पढ़ रहे हो तो तुम भी एक तरह के ग्राउंड ऑब्जर्वर हो, ठीक है। तो अभी तक हमने जितनी बातें की हमने इस तरह के फ्रेम के रिस्पेक्ट में करी। बट फ्रॉम नाउ ऑन वी विल एनालाइज द मोशंस फ्रॉम मूविंग एंड एक्सेलरेटेड फ्रेम्स आल्सो। तो अब इस वीडियो में, मतलब अब इसके बाद हम जितना भी आगे पढ़ने वाले हैं रिलेटिव मोशन के टॉपिक के अंदर, ठीक है, उसमें हम मोशन का एनालिसिस करेंगे फ्रॉम मूविंग फ्रेम्स एंड एक्सेलरेटेड फ्रेम्स। एक्सेलरेटेड भी मूविंग है, मतलब मूविंग ऐसा फ्रेम भी हम देखेंगे जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और फिर हम ऐसे फ्रेम्स की भी बात करेंगे जो कि एक एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहे हैं। और अभी तक हम कैसे फ्रेम्स की बात कर रहे थे? जो कि रुके हुए थे, ठीक है। तो अब मूविंग फ्रेम्स की हम बात करेंगे जो कि एक्सेलरेटेड नॉन एक्सेलरेटेड कैसे भी हो सकते हैं। तो चलो देखते हैं। तो ये अपने पास एक सिनेरियो है, ठीक है, ये एक पाथ है, ठीक है, ये एक पी पार्टिकल है, ये इस पॉइंट पर है अभी, ठीक है। ये बेसिकली इस तरीके का कुछ पाथ फॉलो करके अपने मोशन को कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से मूव कर रहा है। और किसी जनरल टाइम टी पर हमने देखा कि ये पार्टिकल इस पॉइंट पर है, ठीक है, तो इसकी पोजीशन है ये पॉइंट पी। और अपने पास अब दो ऑब्जर्वर हैं। पहला ऑब्जर्वर है ये पिंक कलर से जो बनाया हुआ है। ये ऑब्जर्वर वो ऑब्जर्वर है जिससे हम सारी एनालिसिस अब तक करते आ रहे थे, यानी कि ये है ग्राउंड ऑब्जर्वर। कैसा ऑब्जर्वर? ग्राउंड ऑब्जर्वर। ग्राउंड ऑब्जर्वर कैसा ऑब्जर्वर होता है? जो अर्थ के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है, मतलब ये एक रुका हुआ है, ठीक है, रुका हुआ ऑब्जर्वर है। फिर अपने पास अब एक दूसरा ऑब्जर्वर है ये O2। O2 कैसा ऑब्जर्वर है? जिसकी वेलोसिटी नॉन जीरो है, मतलब कुछ v वेलोसिटी से लेट से ये मूव कर रहा है। मैं v मान लेता हूँ इसकी वेलोसिटी, ठीक है। तो कुछ v वेलोसिटी से, एक सेकंड, ये कुछ v वेलोसिटी से ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये मूविंग ऑब्जर्वर है, ये रुका हुआ नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास ये दो तरह के ऑब्जर्वर हो गए। तो अब हम इस मोशन का एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं अपने ग्राउंड ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। तो अगर ये कोई पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा है और ये हमारा ग्राउंड ऑब्जर्वर है, तो सबसे पहली चीज हम इसके लिए क्या लिखते थे भाई? पोजीशन वेक्टर, जिससे हम इसकी पोजीशन को बताते थे। तो ग्राउंड ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अगर मैं पोजीशन वेक्टर लिखना चाहूँ तो मैं डायरेक्टली ऐसा लिख सकता हूँ, ये देखना ध्यान से, ये हो जाएगा। और इसको वैसे हम ऐसा आर बार नाम देते थे, बट अब हम स्पेसिफाई कर देंगे क्योंकि अब हमारे पास मोर देन वन ऑब्जर्वर है। तो हम किस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं ये भी हम स्पेसिफाई करेंगे, और इसका एक तरीका है। तो इसको हम बोल सकते हैं आर बार ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू वन। ये जो मैंने स्लैश बनाया है ना, ये बेसिकली दिखा रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू, इस नोटेशन को हम क्या बोलते हैं? आर बार ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू वन। यानी कि इस पी सॉरी इस पार्टिकल पी का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर वन, ठीक है, वन। तो आर बार ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू वन, इस तरीके से हमने इसको डिनोट कर दिया, ठीक है भाई। अब एक काम करते हैं, अपन इस मूविंग ऑब्जर्वर पर आते हैं। ये जो हमारा दूसरा ऑब्जर्वर है ऑब्जर्वर टू, इसके रिस्पेक्ट में भी लिखते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसको ऐसे ज्वाइन करूंगा। पी का पोजीशन वेक्टर एट दिस टाइम टी, किसी जनरल टाइम टी की हम बात कर रहे हैं, तो इसका पोजीशन वेक्टर कैसा होगा भाई? हम ऐसा लिख सकते हैं आर बार ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू। तो ये हो गया इसका पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर टू, ठीक है। दो चीज हमने डिफाइन कर लिया। अब हम यहाँ पर एक चीज और डिफाइन करेंगे, देखना ध्यान से, कि ये भी मूविंग है, ये पार्टिकल भी मूविंग है, और ये वाला ऑब्जर्वर O2 जो है ये भी इधर की तरफ कुछ v से जा रहा है, तो ये भी मूविंग है। केवल ये स्टेशनरी है, ठीक है, और ये हम किसी जनरल टाइम t पर सारा एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। अब
इसका पोजीशन वेक्टर हमने इसके रिस्पेक्ट में लिख दिया। अब हम इस O2 का भी पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखेंगे, यानी कि हमारे ऑब्जर्वर 1 के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, क्योंकि ये भी तो आगे बढ़ता जा रहा है ना। तो इस पॉइंट पर हम इसका पोजीशन वेक्टर अगर लिखना चाहें तो हम ऐसा लिखेंगे, यहाँ से मैं इसको कनेक्ट करूंगा। ये जो मैंने लिखा ये है आर बार ऑफ ऑब्जर्वर 2 विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर 1। ध्यान से देखा तुमने? तो हमने क्या क्या लिख लिया, इस पार्टिकल P का 1 के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर, 2 के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर, और उसके बाद क्योंकि ये 2 भी मूव कर रहा है तो 2 का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू 1, ये भी तो चेंज होता रहेगा साथ साथ जब ये मूव करेगा तो। ठीक है, तो ये हमने इस तरीके से चीजें लिख ली। यहाँ पर मैं इसको यहाँ पे लिख भी दिया तुम्हारे लिए इसको मैंने, कि आर बार ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू 1 क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू 1। आर बार ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू 2 क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू 2। और आर बार ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जर्वर 2 विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर 1। ठीक है, अब इस फिगर को ध्यान से देखो, इसमें कुछ खास है। ठीक है, एक चीज तुम्हें इसमें दिख रही होगी, ये हमारा एक ट्रायंगल बना हुआ है। ठीक है, इस ट्रायंगल में खास बात ये है कि इसमें तुम अगर ध्यान से देखो तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि आर बार ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 में अगर मैं ये येलो वाला वेक्टर यानी कि आर बार ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू 2 ऐड करता हूँ तो मुझे ये वेक्टर मिल जाता है आर बार ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, तो ये बेसिकली सिंपल वेक्टर एडिशन है, इन इस रेड वाले और येलो वाले का एडिशन है व्हाइट वाला। ठीक है, ये तुम्हें दिख रहा होगा। तो इसी को अपन यहाँ पे नीचे लिखते हैं। ठीक है, हम लिखेंगे रेड वाला क्या है, आर बार ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, आर बार ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 प्लस आर बार ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू 2, येलो वाला। ठीक है, आर बार ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू 2 क्या देगा हमें, आर बार ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू 1 मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर रहा हूँ, इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं, आर बार ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू आर बार ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू 1 माइनस आर बार ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो ये 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 वाला हम लोग उस साइड ले गए। ठीक है, चलो भाई, एक चीज समझ में आई। अब एक चीज समझो, ये जो ऑब्जर्वर 1 है ये तो ग्राउंड फ्रेम है। ठीक है, हमने पहले ही बोला, ये जो ऑब्जर्वर 1 है, पिंक कलर से लिख देता हूँ, ये है ग्राउंड फ्रेम जिससे हम अभी तक एनालिसिस करते आ रहे थे, जिसके रिस्पेक्ट में हम कोई वेलोसिटी वगैरह निकालते हैं तो हम उसको एब्सोल्यूट वेलोसिटी या एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन उसका बोल देते हैं। ठीक है, हालांकि मोशन में एब्सोल्यूट कुछ होता नहीं है, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। बट अर्थ के रिस्पेक्ट में जो भी चीज मतलब अगर हमने अर्थ के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी ऑब्जर्वर लिया है, ग्राउंड ऑब्जर्वर, तो उसके रिस्पेक्ट में जो भी एनालिसिस अभी तक हम करते आ रहे थे उसको हम एब्सोल्यूट वेलोसिटी एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन ऐसे ही लिखते आ रहे थे। ठीक है, तो एब्सोल्यूट ही मानेंगे। ये रहा। तो हम यहाँ से एक चीज कह सकते हैं कि जो हमारा ऑब्जर्वर 1 है इज ग्राउंड फ्रेम, है ना। तो ऑब्जर्वर 1 जो है वो तो ग्राउंड फ्रेम है, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो ये हमने ऊपर अभी इक्वेशन लिखी है इसको हम लिख सकते हैं आर बार ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू आर बार ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अब जी की जगह 1 की जगह बस ग्राउंड लिख रहा हूँ, माइनस आर बार ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई है। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, कि अगर हमें 2 क्या है, हमारा मूविंग फ्रेम था, ध्यान से देखना, ये है हमारा मूविंग फ्रेम 2। तो हमें किसी मूविंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में अगर पोजीशन वेक्टर लिखना है तो हम क्या करें, उस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिख लें, जो कि नॉर्मल हम अभी तक लिखते आ रहे थे। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हम इसका पोजीशन वेक्टर लिख लें और उसमें से घटा दें क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस ऑब्जर्वर 2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, अब घटा दें थोड़ा अजीब लगता है, तो इसको मैं अपने एक तरीके से याद रखता हूँ और उसका बहुत फायदा मिलता है आगे, ताकि तुम अच्छे से उसको विजुलाइज कर सकते हो। पहले मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ, फिर मैं तुम्हें आगे इसका विजुलाइजेशन भी दिखाऊंगा। ठीक है, इसको मैं ऐसे याद रखता हूँ, देखना ध्यान से, कि आर बार ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू आर बार ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस माइनस आर बार ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब तुम बोलोगे भैया ये प्लस माइनस क्या कर दिया आपने, इससे क्या फायदा होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मैंने क्या किया, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू 2 लिख रहा हूं मैं, मतलब एक मूविंग ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में मैं अपना पोजीशन वेक्टर लिख रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा, उसका एब्सोल्यूट पोजीशन वेक्टर यानी कि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो होता था उसमें ऐड कर दूंगा क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस मूविंग ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पलट करके, है ना। तो इसका पोजीशन वेक्टर पलट करके ऐड कर दूंगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ ये तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा, मैं एग्जाम्पल कराऊंगा तो तुम्हें दिखाऊंगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ अभी तुम यहाँ पे बस लिख लो, उसके बाद मैं तुम्हें आगे बताऊंगा कि इसका क्या मतलब हुआ। पलट करके ऐड कर दो, पलट करके ऐड कर दो। ठीक है, तो अभी तुम यहाँ पे लिख लो, बाकी मैं तुम्हें समझाता हूँ इसको। ठीक है, कि इसका क्या मतलब हुआ। ठीक है, तो अपने को ये समझ में आ गया कि अगर अपने को किसी मूविंग ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। चलो, अब इसके बाद ये ध्यान से देखो,
कि अगर हम पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू वन को टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करें तो हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू वन, सिंपल काइनेमेटिक्स है ना। और इस वेलोसिटी को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू वन। सिमिलरली अब ये पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू टू है, उसको हम टाइम के साथ डिफरेंशिएट करें तो हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टू, है ना। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू टू, और इस वेलोसिटी को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा एक्सेलरेशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू टू। सिमिलरली पोजीशन वेक्टर ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन एक तरह का पोजीशन वेक्टर ही है, उसको जब हम टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन, और उस वेलोसिटी को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा एक्सेलरेशन ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन। आई होप ये तो क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या किया, सिंपली ये हमने इक्वेशन अभी लिखी थी कि आर बार ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू टू इज इक्वल टू आर बार ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू वन माइनस आर बार ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन। इसमें हमने क्या किया, एक बार डिफरेंशिएट किया पूरी इक्वेशन को, तो हमें मिलेगा वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू टू इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू वन माइनस वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन। मतलब सेम चीज वेलोसिटी के लिए भी हम कह सकते हैं, और फिर एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन के लिए वही सेम इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, इसको भी मैंने अच्छे से तुम्हारे लिए यहाँ पे लिखा है कि अगर किसी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टू, यानी कि एक मूविंग ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में हमें पोजीशन वेक्टर लिखना है, तो अभी हमने देखा कि उस पार्टिकल का एब्सोल्यूट पोजीशन वेक्टर लिखें, फिर उसमें पलट करके ऐड कर दें एब्सोल्यूट पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट ऑब्जर्वर, है ना। तो उस ऑब्जर्वर का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर होगा उसको पलट करके ऐड कर दें। सिमिलरली हम वेलोसिटी की एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी के लिए हम सेम चीज कह सकते हैं कि अगर किसी पार्टिकल, किसी मूविंग पार्टिकल की वेलोसिटी हमें लिखनी है विद रिस्पेक्ट टू अ मूविंग ऑब्जर्वर, तो हम किसी मूविंग ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी लिख रहे हैं, या मूविंग या एक्सेलरेटेड कैसा भी ऑब्जर्वर हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसके उस पार्टिकल की जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी होगी, ठीक है, ग्राउंड फ्रेम में, उसमें पलट करके ऐड कर देंगे उस ऑब्जर्वर की वेलोसिटी, मतलब जिस ऑब्जर्वर से हम देख रहे हैं। ठीक है, जिस ऑब्जर्वर से देख रहे हैं उसकी वेलोसिटी को पलट करके ऐड कर देंगे, तो हमें उस पर्टिकुलर ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में उस पार्टिकल की वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है, सिमिलरली हम एक्सेलरेशन के लिए कर सकते हैं कि अगर हम कोई एक्सेलरेटेड ऑब्जर्वर से एनालिसिस कर रहे हैं तो पार्टिकल का पार्टिकल का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू दैट एक्सेलरेटेड ऑब्जर्वर हो जाएगा, पार्टिकल का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड उसमें पलट करके ऐड कर देंगे एक्सेलरेशन ऑफ दैट ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हो सकता है तुम्हें अभी समझने में दिक्कत आ रही हो, तो अभी बस इसके बाद एग्जाम्पल आने वाला है, एक बार एग्जाम्पल देख लोगे तो तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद एक बार इसको रिविजिट करना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा था। ठीक है, तो वही चीज मैंने यहाँ पे तुम्हारे नोट्स के लिए लिखी हुई है, किसी भी मूविंग ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड चाहे अनएक्सेलरेटेड के रिस्पेक्ट में अगर किसी पार्टिकल के मोशन को एनालाइज कर रहे हो तो उसकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन में ऑब्जर्वर का वेलोसिटी एक्सेलरेशन पलट करके ऐड कर दो। वही चीज लिखी है कि वेलोसिटी देख रहे हो तो वेलोसिटी पलट करके ऐड कर दो, एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन पलट करके ऐड कर दो, सिमिलर। ठीक है, अब आते हैं उस एग्जांपल वाली चीज पर जिसकी मैं तुमसे बात कर रहा था। हमने समझ लिया कि हम किसी मूविंग ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये चीजें कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब हम इस कॉन्सेप्ट को वन डायमेंशनल मोशन में पहले अप्लाई करके देखते हैं कि वन डायमेंशनल मोशन में हम इसको कैसे अप्लाई करते हैं, एंड देन इसके बाद आएगा टू डी मोशन में। ठीक है, तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ठीक है, इसको समझो ध्यान से। एग्जाम्पल ऐसा है कि ये हमारे पास पिंक कलर से ये रोड बनी है, और पिंक कलर से देखो ये एक कार्ट है। ठीक है, ये कार्ट 50 की स्पीड से राइट की तरफ जा रही है। मैं एक काम करता हूँ फॉर सिंप्लिसिटी, क्योंकि वन डी मोशन है, इधर की तरफ को पॉजिटिव और इसके अपोजिट ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, चलो, अब अपने पास तीन ऑब्जर्वर है। पहला ऑब्जर्वर है भाई ये, जो कि एक ग्राउंड फ्रेम वाला ऑब्जर्वर है, जो अभी तक हम देखते आ रहे थे, मतलब ये खड़ा हुआ है साइड पे रोड के, है ना, तो रुका हुआ ऑब्जर्वर है, इसकी कोई वेलोसिटी वेलोसिटी नहीं है। सेकंड ऑब्जर्वर है हमारे पास ये, एक मिनट, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये 20 से राइट की तरफ जा रहा है, यानी कि इसकी वेलोसिटी अगर मैं प्लस माइनस के हिसाब से लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ +20 इसकी वेलोसिटी है। और फिर ये जो तीसरा वाला है ये इधर की तरफ 30 से आ रहा है, यानी कि इसकी वेलोसिटी हो जाएगी -30। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब हमसे पूछ रहा है कि व्हाट वुड बी द वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर 1 2 3। तो इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में और इसके रिस्पेक्ट में इस कार की वेलोसिटी क्या होगी। एक बात तो क्लियर है कि अलग अलग होगी, ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये तुम ऑलरेडी कर सकते हो, मैंने तुम्हें ऑलरेडी ये करके दिखाया था, तुम अपने आप बता सकते हो अभी। बट मैं इन चीजों को तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे अप्लाई करते हैं, ये जो चीजें हमने लिखी है ना, इसको कैसे अप्लाई करते हैं। चलो देखते हैं। तो पहले ऑब्जर्वर 1 की बात करते हैं। ठीक है, तो ये तो सिंपल अपना ग्राउंड फ्रेम वाला ऑब्जर्वर है ना। तो हमने एक चीज अभी पढ़ी थी कि वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर 1 हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, यानी कि अगर मुझे किसी ऑब्जर्वर 1 के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी लिखनी है तो मैं क्या लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, उससे माइनस कर दूंगा वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बल्कि मैं इसको ऐसे लिखना चाहूंगा प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना, मतलब पलट करके उसमें ऐड कर दूंगा। तो अभी तो अपने को साफ साफ दिख रहा है कि भाई 1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये जो वन ऑब्जर्वर है ये तो खुद ही ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रुका हुआ है, तो इसकी तो कोई वेलोसिटी है ही नहीं, जीरो है ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड।
तो सिंपल दिख रहा है कि वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू वन जो है वो वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के बराबर हो जाएगी, यानी कि +50 मीटर पर सेकंड के बराबर हो जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस। इसको क्या लगेगा कि 50 से राइट की तरफ जा रही है। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं अपन अपने सेकंड ऑब्जर्वर पर। ये रहा। ठीक है, इसकी खुद की वेलोसिटी एक है, क्या है, इधर की तरफ प्लस था तो +20 इसकी वेलोसिटी है। चलो इसमें वही चीज करके देखते हैं। तो अगर मुझे इस ऑब्जर्वर टू, O2 था ना ये हमारा, इसके रिस्पेक्ट में इस कार की वेलोसिटी, ये कार थी, इसकी वेलोसिटी लिखनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर टू इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, प्लस इसमें ऑब्जर्वर टू की वेलोसिटी पलट करके ऐड कर दूंगा, टू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। समझे बात को? तो टू की वेलोसिटी को पलट करके ऐड कर दूंगा। चलो, कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसकी वेलोसिटी कितनी भाई, +50 है, प्लस यहाँ पे लिखूंगा टू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये कितनी है भाई, +20 है ना, तो यहाँ पे माइनस और 20 लग जाएगा, क्योंकि +20 को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे -20, तो ये बनेगा 50 - 20 यानी कि 30 मीटर पर सेकेंड, और ये प्लस में है। तो इसको क्या लगेगा कि ये कार आगे की तरफ 30 की स्पीड से जा रही है, जो कि ऑलरेडी तुम्हें समझ में आ रहा होगा। ये इस तरह का एग्जाम्पल तो हमने काइनेमेटिक्स स्टार्ट करते वक्त किया था। ठीक है, तो अब पलट करके ऐड करने वाली चीज का मतलब समझाता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मुझे ये दिख रहा है कि ये जो पार्ट हमारा ऑब्जर्वर है, ये राइट की तरफ 20 से जा रहा है। ठीक है, और कार राइट की तरफ 50 से जा रही है। तो मैं क्या करता हूँ, इस ऑब्जर्वर को रोक देता हूँ। क्या करूँ मैं, इसको इधर की तरफ 20 की वेलोसिटी दे देता हूँ। तो अब इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। तो ये अब एक ग्राउंड ऑब्जर्वर जैसा बन गया। तो अगर मैंने इसको 20 दिया है तो मुझे इसको भी 20 देना पड़ेगा, तो इसको भी 20 दे देता हूँ। तो अब इसकी वेलोसिटी साफ साफ दिख रही है, राइट की तरफ 50, लेफ्ट की तरफ 20, तो बनेगा कितना, 30, है ना। तो यही हमने क्या किया है कि इसकी वेलोसिटी इधर थी 20 राइट की तरफ, इसको हमने पलटा यानी कि 20 लेफ्ट की तरफ, और इसमें जोड़ दिया कार में, तो पलट करके जोड़ दिया। तो यही है, पलट करके ऐड कर दिया। तो पहले इसकी जो वेलोसिटी थी वो इधर की तरफ 20 थी, इसी को पलटा तो इधर की तरफ 20 यानी कि -20 कर दी, और उसको फिर इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो पलट करके ऐड करने का मतलब यही था। इसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ये हमने ये क्या किया है, बेसिकली ये जो 20 हमने ये किया है, ये हमने किया है ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को पलट कर ऐड कर दो, वही हमने किया है। तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी थी ये, इधर की तरफ 20, इसको पलटा यानी कि इधर की तरफ 20, और इसको इसमें जोड़ दिया, तो इधर की तरफ 20, बेसिकली दोनों को 20 20 दिया, तो ये रुक गया, और इसकी हो गई 50 - 20 यानी कि इधर हो गया। इस पर नेट कितना बनेगा, इधर की तरफ 30, और वही निकल करके आ रहा है ऐसे इक्वेशन से भी। ठीक है, तो यही होता है पलट करके ऐड करना। अब आते हैं अपने थर्ड ऑब्जर्वर की तरफ। ये रहा, इसमें भी वही, हमें क्या लिखना है, वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर 3 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, 50 है। ठीक है, प्लस माइनस, और ये खुद माइनस है, ध्यान से देखना, ये खुद कितना है, अगर इसको मैं ग्राउंड प्लेन में देखना चाहूँ तो ये कितना है, -30 है ना, क्योंकि इधर की तरफ प्लस माना है। तो ये हो जाएगा माइनस और -30, तो +30 बनेगा ऐसा। तो ये निकाल के देगा 80 मीटर पर सेकेंड, यहाँ से आंसर आएगा। और आप ऐसे भी देख सकते हो, पलट करके ऐड करना है, मतलब क्या, इसको भी इधर की तरफ 30 दे दूं तो ये रुक जाएगा, और इसको इधर की तरफ 30 दे दूं फिर पलट करके ऐड, क्योंकि लेफ्ट की तरफ 30 था तो पलटा तो राइट की तरफ 30 हो गया, और वही ऐड किया। तो 50 में 30 जोड़ दूंगा, तो अब ये क्या देगा, नेट इधर की तरफ 80 मीटर पर सेकेंड। तो ये वैसे भी दिख रहा है। तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली फिगर में भी ये चीज कर सकते हो, और जनरली हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, इसलिए पलट करके ऐड करने वाला लॉजिक तुम्हें सिखा रहा था मैं। ठीक है, तो जो ऑब्जर्वर से देख रहे हैं उस ऑब्जर्वर की वेलोसिटी पलट करके ऐड कर दो, जिसको देख रहे हैं उसमें भी। तो खुद में तो किया ही, तो ये रुक गया, और ये इधर 50 और इधर 30 और ऐड किया, तो इसको 80 क्या, 80 से आती हुई दिखेगी। तो ये सिंपल सा तरीका होता है वन डायमेंशनल में किसी भी रिलेटिव मोशन को एनालाइज करने का। सिमिलरली तुम एक्सेलरेशन के लिए भी कर सकते हो, मैं दोबारा नहीं लिख रहा। सपोज इसका एक्सेलरेशन होता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका एक्सेलरेशन होता है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब मैं अगर एनालिसिस इसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा कि इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 2, और इसमें ये 1 पलट करके ऐड करूंगा, तो 1 और ऐड करूंगा, तो नेट हो जाएगा इधर की तरफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सेम काम तुम एक्सेलरेशन के लिए भी कर सकते हो। ठीक है, दोबारा से इसको मैं रिपीट नहीं कर रहा बस। ठीक है, चलो, तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है। सिमिलरली एक्सेलरेशन के लिए भी हम पलट करके ऐड कर सकते हैं, सिंपल। ठीक है, मे बी एक प्रॉब्लम में दोनों साइमल्टेनियसली डील करना हो, पर ऐसा मुश्किल है काइनेमेटिक में, जेई मेन में तो बहुत ही मुश्किल है, वेलोसिटी वाला ही आएगा, एक्सेलरेशन वाले तक तो जाएगा भी नहीं। बट कभी कभी हो सकता है एक साथ हो, तो हम देखेंगे, अगर ऐसा प्रॉब्लम आएगा तो हम सॉल्व करेंगे। तुम्हें अगर कोई जेई मेन का पुराना प्रॉब्लम ऐसा मिलता है तो बताना। बट जेई मेन में आई थिंक नहीं आता है, मैंने खुद लास्ट के 6 7 साल के पीवाईक्यूज देखे हैं, उसमें नहीं आया है कभी भी ऐसा। तो हम दोनों एक साथ तो नहीं आएगा,
मुझे तो एक्सेलरेशन भी नहीं दिखा है, मतलब मोस्टली वेलोसिटी का ही है। तो वो तुमने समझ लिया, वो मैंने तुम्हें बता दिया, बट एक्सेलरेशन आएगा तो सिंपल तरीके से इसी तरीके से डील करना है, ठीक है। तो आई थिंक अब तुम्हें ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है। हम इसको प्रॉब्लम्स में अब देखेंगे कि कैसे अप्लाई करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हमारा वन डायमेंशनल मोशन में रिलेटिव मोशन खत्म होता है, ठीक है। तो यहाँ से अपनी प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। ये जेई मेन के पीवाईक्यू तो मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, एक बार लिख देता हूँ, ठीक है। ये है तुम्हारे जेई मेन पीवाईक्यूज 2020 से लेकर के 2025 तक के सारे, ठीक है। यहाँ से हैं। तो ये अपना पहला क्वेश्चन है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अब सॉल्व करना। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। जेई मेन 2024। अच्छा हाँ, 25 के क्वेश्चन तुम इसमें बोल रहे होगे कि नहीं है, तो 25 के क्वेश्चन मैंने पीडीएफ में लास्ट में अटैच किए हैं, ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि इसको तुम एज फुल पेपर्स अटेम्प्ट कर सकते हो 2025 के क्वेश्चन, इसलिए मैंने ऐड नहीं किए हैं। अदरवाइज इसके सोल्यूशन मैं तुम्हें 1 मिनट 1 क्वेश्चन के फॉर्मेट में दूंगा, जो कि शॉर्ट फॉर्मेट में अब इस चैनल पर स्टार्ट होने वाले हैं। तो वहां से तुम 2025 के एक एक क्वेश्चन का आंसर देख सकते हो। बट आई वुड रिकमेंड कि तुम उसको एज पेपर सॉल्व करो, मॉक टेस्ट है ना। और अगर तुम्हारा मन है नहीं, मॉक टेस्ट का टाइम नहीं है, उतना नहीं करना है तुम्हें, तो तुम देख भी सकते हो वहां से, ठीक है। चलो। Two cars are traveling towards each other at a speed of 20 meter per second each. When the cars are 300 meter apart, both drivers apply brakes and the car retard at the rate of 2 meter per second square. Distance between them when they come to rest. ठीक है। चलो, बेसिकली सिचुएशन को पहले थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। ये बेसिकली एक रोड बना लेते हैं हम, ठीक है। तो दो कार हैं जो कि एक दूसरे की तरफ 20 की स्पीड से क्या कहते हैं, ट्रैवल कर रही है। तो ये आ रही है 20 से, ठीक है। और ये कार दूसरी है, इसको मैं कार 1 बोल देता हूँ, इसको मैं कार 2 बोल देता हूँ। तो ये आ रही है, ये भी आ रही है इस तरफ 20 से। अब दोनों ने, जब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था भाई, ये 300 मीटर। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर दोनों एक दूसरे को दिख गए हैं, ठीक है। और दोनों ने ब्रेक लगाए हैं, ठीक है। अब ब्रेक लगाने के बाद क्या है, दोनों को रिटार्डेशन मिल रहा है और सेम रेट से रिटार्ड कर रहे हैं, कितने, 2 से। तो ये भी 2 से रिटार्ड कर रहा है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। और ये वाला भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से रिटार्ड कर रहा है, ठीक है। अब बताना है कि जब ये दोनों रेस्ट में आ जाएंगे, ठीक है, मतलब दोनों रुक जाएंगे, तो कितनी दूरी इन दोनों के बीच में बचेगी। तो एक तरीका तो ये है भाई कि तुम इसका डिस्टेंस निकालो, ये कितनी देर बाद जाके रुकता है। इसका अलग से निकालो, कितनी देर बाद आके रुकता है। तो ये डिस्टेंस लेट से कुछ आया एक्स, है ना। और बेसिकली सेम ही आ जाएगा, ठीक है। तुम वो भी कर सकते हो क्योंकि दोनों सेम ही तरह की कंडीशन है ना, एक्सेलरेशन भी सेम है, इनिशियल वेलोसिटी भी सेम। तो दोनों में सेम ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये अगर एक्स दूरी जाकर गिरा है, जाके रुका है, तो तुम बोल सकते हो ये भी एक्स दूरी जाकर रुका होगा। और अगर तुम उस एक्स की वैल्यू निकाल लोगे और 300 माइनस 2x कर दोगे, तो वो बचा हुआ डिस्टेंस होगा इन दोनों के बीच का। तो एक तरीका तो वो है सिंपल काइनेमेटिक्स वाला, वो भी तुम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, उससे भी ट्राई करना। अभी हम रिलेटिव से करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि किसी एक को रोक देते हैं। किसको रोक दें, चलो एक काम करते हैं, 1 को रोक दें, या चलो 2 को रोकते हैं, 2 को रोक देते हैं। तो 2 को रोकेंगे तो इसकी वेलोसिटी हम इसको इधर की तरफ देंगे, 20 की वेलोसिटी। तो अब इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, इसकी वेलोसिटी हो गई 20, और इसमें पलट करके ऐड किया ये 20 प्लस 20, तो कितनी हो गई, 40 की, ठीक है। 20 इसमें ऐड कर दिया। एक्सेलरेशन भी जीरो करना पड़ेगा, इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, तो वो इधर की तरफ लगा दिया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन भी जीरो हो गया, ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन भी जीरो, और इसका एक्सेलरेशन क्योंकि इधर की तरफ हम देंगे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वही बात है, मैंने इधर की तरफ पॉजिटिव माना है। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, -2 यानी कि -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। समझे बात को। तो हमने बेसिकली यहाँ पे 2 को रोक दिया और 1 को मूव करा रहे हैं, ठीक है। हम उल्टा करने वाले थे, कोई नहीं, चलो 2 को रोक दिया, 1 को मूव करा रहे हैं। तो 1 कितना आगे जाकर के रुकेगा देखते हैं। तो हम इसके लिए लिख सकते हैं s=ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। तो s=40, या t लगाने का कोई फायदा नहीं है ना अपने को। तो ये चाहिए कि ये डिस्टेंस कितना हुआ जब तक ये जाके रुका है, ठीक है, ये s चाहिए। तो हम लगाते हैं v²= u² + 2as, क्योंकि रुक जाएगा तो v तो जीरो हो गया। तो जीरो, तो एक मिनट लिख लेता हूँ मैं, v²= u² + 2as लगाएंगे यहाँ पे। तो जीरो का स्क्वायर इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू यू कितना था अपना, 40 है, 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600 प्लस 2as, ए तो नेगेटिव है, तो -2 × 4 है ना। तो -4 या 8 एस, ये कैसे हुआ, 2 × -4 -8 हो गया इंटू एस, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से एस की वैल्यू कितनी आएगी, 1600/8, यानी कि कितना हो गया, 200 मीटर। तो क्या ये आंसर है, नहीं, तो ये मत टिक कर देना। क्यों, क्योंकि 200 मीटर जाकर के ये रुका है, 200 मीटर जाकर के ये रुका है। बट उसके बाद दोनों के बीच का गैप कितना बचा है, 300 - 200, यानी कि कितना,
100 मीटर का गैप दोनों के बीच में बचा है, तो आंसर हो जाएगा 100 मीटर। यही तो पूछ रहा है ना कि जब रुक जाएगा तो डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है। ठीक है, तो ये तो था रिलेटिव वाला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि तुम्हें एक चीज समझ में आ रही होगी कि दोनों सेम टाइप के हैं, मतलब 20 और 2। ठीक है, और ये भी 20 और 2, तो अगर ये x दूरी जाके रुक रहा है तो ये भी x दूरी जाके रुकेगा। वो x निकालोगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 2x, और उस 2x को 300 में से निकाल दोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा कितना डिस्टेंस दोनों के बीच में बचा है। तो तुम ये भी कर सकते हो। इस पर्टिकुलर केस में थोड़ा आसान हो गया करना, क्योंकि दोनों सेम टाइप के मोशन है, दोनों का इनिशियल वेलोसिटी भी सेम है, दोनों का रिटार्डेशन भी सेम है। अगर यही इनिशियल वेलोसिटी और रिटार्डेशन बदल देता तो ये तरीका आसान होता, क्योंकि इसमें तुम्हें एक ही बार इक्वेशन लगाना पड़ता। अदरवाइज तुम इसके लिए निकालोगे कितना डिस्टेंस x जाके रुका, फिर इसके लिए निकालोगे कितना डिस्टेंस y जाके रुका, और फिर तुम करोगे 300 माइनस एक्स माइनस वाई, ये होगा जो डिस्टेंस दोनों के बीच में है आफ्टर दिस स्टॉप। ठीक है, समझे? चलो भाई, आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है, ट्रेन ए इज मूविंग अलोंग टू पैरेलल रेल ट्रैक नॉर्थ V20। ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, बस ट्रेन के फॉर्मेट में, तो ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। ठीक है, इसको तुम ट्राई करना। ठीक है, आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। चलो, इसमें बोल रहा है, पैसेंजर सिटिंग इन ट्रेन ए मूविंग एट 90 किलोमीटर पर आवर ऑब्जर्व अनदर ट्रेन बी मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन फॉर 8 सेकेंड। ठीक है, ये ट्रेन वाले सवाल बहुत आते हैं। ठीक है, तो एक ट्रेन ए में ऑब्जर्वर बैठा है जो कि 90 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। उसने एक दूसरे ट्रेन बी को देखा अपोजिट डायरेक्शन में फॉर 8 सेकेंड्स। इफ द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी इज 54 किलोमीटर पर आवर, देन द लेंथ ऑफ ट्रेन बी इज। ठीक है, तो दो रेल्स बना लेते हैं पहले। तो ये हो गई दो रेल्स, है ना। इसमें एक ट्रेन जा रही है, ठीक है, इस तरीके से, है ना। ये हो गई अपनी ट्रेन वन। ठीक है, ये इधर की तरफ जा रही है कितनी स्पीड से, 90 की स्पीड से। ठीक है, इसमें कहीं हमारा बैठा है ये ऑब्जर्वर। ठीक है, इसने क्या किया, ट्रेन बी को देखा। ट्रेन बी को देखा, ट्रेन बी क्या है, इस तरीके से इधर से आ रही होगी, इस तरीके से। ट्रेन बी जा रही है इधर की तरफ, कितनी की स्पीड से, 54 की स्पीड से। इसने ट्रेन बी को देखा 8 सेकंड के लिए, है ना। तो अब हमें बताना है कितनी लेंथ है ऑफ दिस ट्रेन बी। तो एक बात समझो, हम क्या करते हैं, पहले इसको रोक देते हैं, है ना। क्योंकि अभी जो इसने देखा होगा थोड़ा तेजी से निकल गई होगी ना इसके बगल से, तो इसने बेसिकली जितने टाइम के लिए देखा उससे हम इसकी लेंथ नहीं निकाल पाएंगे। बट हम यहाँ पे ऐसे में क्या करें, जिस ऑब्जर्वर के थ्रू हम देख रहे हैं उसको हम पहले रोक देते हैं। तो ये 90 चल रहा है तो इसको हम रोक देंगे, तो इधर की तरफ इसके बाद 90 की, एक मिनट, इधर की तरफ इसके बाद 90 की स्पीड थी, तो हम इसको इधर की तरफ 90 दे देंगे, तो ये रुक जाएगा। तो इसको भी इधर की तरफ 90 मिल जाएगी। तो अब ये अगर ग्राउंड पे होता, तो अब इसके रिस्पेक्ट में मैं बात करूं तो ये ट्रेन कितने की स्पीड से चल रही है, इधर की तरफ चल रही है 90 प्लस 54, यानी कि कितना हो गया, 144 की स्पीड से। तो ये 144 की स्पीड से इस तरफ चल रही है। ठीक है, अब ये कितनी देर के लिए चली है, टाइम था अपने पास कितना, 8 सेकेंड, है ना। चलो भाई, 8 सेकेंड में ये ट्रेन इसको क्रॉस कर गई है। तो अब अपने को बताना है लेंथ ऑफ ट्रेन। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, एक मिनट, कुछ गड़बड़ किया है क्या? अच्छा हाँ, एक चीज हमने ये कर दी ना, एक सेकंड, ये 144 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में तो कर लो, 144 इंटू 5/18 कर लो। ठीक है, तो इतना मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो 12 स्क्वायर होता है, 6 से कर लेते हैं, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 6 4 जा 24, 3 8 जा 24, तो ये हो जाएगा 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो 40 मीटर पर सेकंड से इस तरफ जा रही है। ठीक है, और इसने कितना टाइम लिया, 8 सेकंड। तो लेंथ कितनी होगी, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है, लेंथ हो जाएगी स्पीड इंटू टाइम, यानी कि 40 मीटर पर सेकेंड इंटू 8, यानी कि 320 मीटर इसकी लेंथ हो जाएगी। समझे बात को? ठीक है, तो तुम इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि मतलब जैसे ये आदमी बैठा था, तो ये यहाँ से इसको पहला एंड दिखना चालू हुआ होगा, और फिर ये जब तक क्रॉस करेगा इसमें 8 सेकंड लगेगा। ठीक है, तो वही हमने किया, लेंथ जो है 40 जो है, मतलब जितना इसकी स्पीड होगी विद रिस्पेक्ट टू दिस आदमी, क्योंकि आदमी को हमने रोक दिया तो अब इधर की तरफ 40 की स्पीड होगी। 40 को हमने 8 सेकंड से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें लेंथ मिल गई। अगर तुम्हें ये समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही है कि इसमें ऐसा कैसे हो गया कि इस टाइम से मल्टीप्लाई किया तो लेंथ मिल गई, तुम एक काम कर सकते हो, इस ट्रेन को रोक दो। ठीक है, और फिर इस आदमी को चलाते रहो। तो ये आदमी जब यहाँ था, जब ये यहाँ था, तो ये डिस्टेंस, ये ट्रेन का डिस्टेंस कवर करने में लगाएगा वही 4 सेकंड, वही बात तुम बोल सकते हो। ठीक है, कि ट्रेन का डिस्टेंस कवर करने में लगाएगा 4 सेकंड, वो डिस्टेंस हो जाएगा लेट से एल, सॉरी 4 नहीं, 8 सेकंड, 8 सेकंड।
वो हो जाएगा एल, और इसकी फिर रिलेटिव स्पीड देखोगे, इसको रोक दोगे तो ये 40 से चल रहा होगा, यही तुम्हें देखने को मिलेगा। तो वही डिस्टेंस को पी इंटू टाइम लगाओगे तो यहाँ से तुम्हें मिल जाएगा डिस्टेंस 320 मीटर, सिंपल था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यार। तो बस इसी तरह के इसमें क्वेश्चन आते हैं, तो दो अपन ने कर लिए, बाकी तुम्हारे ये होमवर्क हो गए, तीन और हैं। तो अभी तक ये पांच ही क्वेश्चन है पिछले 5 साल में तो ये तुम देख सकते हो, यहाँ तक कंप्लीट कर लेना। ठीक है, तुम्हारा ये तीन जो बचे हुए क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यार अब बात करते हैं कि टू डायमेंशनल मोशन में हम रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट्स को कैसे यूज करेंगे, तो चलो देखते हैं। तो ये चीज फिर से एक बार रिकॉल कर लो कि पोजीशन वेक्टर ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ टू उसमें पलट करके ऐड कर देंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ वन। ठीक है, सिमिलरली वेलोसिटी के लिए, एक्सेलरेशन के लिए। ठीक है, ये इसका मतलब वही है कि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अपने आप मान लेना। ठीक है, ठीक है, जो डायरेक्टली लिखे हैं रिलेटिव मतलब एब्सोल्यूट है। तो अब टू डायमेंशनल में सबसे पहली चीज जो तुम्हारी आती है वो आती है रेन मैन प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो अब वैसे इस पे सवाल बहुत कम आते हैं, तो मैं चाहता तो इसको लीव भी कर सकता था, बट मैंने कहा चलो अब सब कुछ कर रहे हैं तो इसको नहीं छोड़ते हैं। तो जल्दी जल्दी से हम इसको देखेंगे। इसके सवाल बहुत कम आते हैं। ठीक है, इसके बाद आएगा रिवर स्विमर, उसके भी कम आते हैं, बट 2025 में थोड़े एक दो सवाल आए हैं उसके। ठीक है, रिवर स्विमर के। पहले रेन मैन समझते हैं। तो इसमें क्या है, ये एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है जो कि हम रोज देखते भी हैं। ठीक है, अभी बारिश का मौसम जस्ट गया है, तो तुमने देखा होगा कि जो बेसिकली जब तुम बारिश में छाता लेके बाहर निकलते हो तो कभी कभी तुम्हें छाते को एंगल पे पकड़ना पड़ता है। ठीक है, सीधा पकड़ते हो तो तुम्हें बारिश का पानी लगता रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो इसको समझेंगे। खैर, अगर तुम खड़े हो कभी कभी तब भी ऐसा होता है। ठीक है, बट खड़े हो तब ऐसा होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि जो है वहां पर एयर की वजह से जो है रेन कुछ एंगल पर गिर रही होती है, बट हम यहाँ पर एयर को रिग्लेक्ट करके चलते हैं। तो अगर तुम खड़े हो तो मतलब सीधे खड़े हो, चल नहीं रहे हो, तो तुम्हें छाता एकदम 90 डिग्री पर ही पकड़ना होगा। ठीक है, बट अगर तुम मूव कर रहे हो तो तुम्हें छाता थोड़ा सा टिल्ट करके पकड़ना पड़ता है। वो क्यों, अभी हम उसको देखते हैं, और हम ये भी कैलकुलेट करेंगे कि हमें कितना टिल्ट करके पकड़ना पड़ता है। ठीक है, चलो। तो ये देख सकते हो, ये है रेन। ठीक है, रेन गिर रही है नीचे की तरफ कुछ वी आर वेलोसिटी से, तो ये तो ऐसे 90 डिग्री पर गिर रही है ग्राउंड से। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया होगा, ये है रेन। तो हमारे पास तीन तरह के ऑब्जर्वर हैं। पहला है ये हमारा ग्राउंड ऑब्जर्वर जो कि शांति से खड़ा हुआ है, मूव वूव नहीं कर रहा है। ये है दूसरा ऑब्जर्वर जो कि इस आई कैप की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन को मैंने आई कैप बोला और ऊपर की डायरेक्शन को जे कैप बोला है। तो आई कैप की डायरेक्शन में वी टू से मूव कर रहा है, और ये है ये माइनस आई कैप डायरेक्शन में वी थ्री से मूव कर रहा है, यानी कि इस तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, और रेन तो देख ही सकते हो माइनस वी आर जे कैप, यानी कि वी आर से माइनस जे कैप डायरेक्शन में गिर रही है। चलो, अब हमसे पूछा गया है कि इस ऑब्जर्वर वन को रेन कैसे आती हुई दिखेगी, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू वन। इस ऑब्जर्वर टू को रेन कैसे आती हुई दिखेगी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर टू। और तीसरा, इस ऑब्जर्वर थ्री को रेन कैसे आती हुई दिखेगी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर थ्री। तो चलो देखते हैं इसको। तो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जर्वर वन के रिस्पेक्ट में। तो ये है हमारा ऑब्जर्वर वन। अब ये बारिश से पकड़ने के लिए इसने बचने के लिए छाता पकड़ रखा है। तो अब हमें बात करनी है कि इस ऑब्जर्वर वन को रेन कैसे आते हुए दिखेगी, उसी पर डिपेंड करता है ना ये छाता कैसे होल्ड करेगा। ठीक है, तो इसकी बात करें, तो अगर हम इसकी वजह से लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर वन कितना हो जाए, क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, ये तो पता ही है अपने को। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, माइनस वी आर जे कैप, और वन वन की वेलोसिटी तो जीरो दी हुई है। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू वन जो है वो यही हो जाएगी माइनस वी आर जे कैप। तो इसको ऐसे ही आती दिखेगी। तो अब ऐसे ही गिर रही है तो इसको छाता कैसे पकड़ना पड़ेगा भाई, ऐसे ही पकड़ना पड़ेगा, मतलब वर्टिकल ही पकड़ना पड़ेगा, एंगल पर टिल्ट नहीं करना है, क्योंकि सीधे सीधे गिर रही है तो सीधा सीधा पकड़ा हुआ है भाई। तो एंगल ऑफ अम्ब्रेला की अगर हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल, विद वर्टिकल क्या होगा, तो ध्यान से देखो, ये है वर्टिकल, तो एंगल कितना बना रहा है, कोई एंगल नहीं, 0 डिग्री है ना। तो वर्टिकली ही पकड़ा है, तो वर्टिकल से कोई एंगल नहीं है, कोई टिल्ट नहीं है, तो वही लिखा है 0 डिग्री। और विद हॉरिजॉन्टल 90 डिग्री बोल सकते हो, देख ही रहा है हॉरिजॉन्टल ये है ना, बस वही है। वैसे वर्टिकल के रिस्पेक्ट में जनरली पूछा जाता है। नेक्स्ट पर आते हैं, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर नंबर टू जो हमारा दूसरा ऑब्जर्वर है। ठीक है, छाता हटा दो पहले, है ना, खैर तुम्हें दिख गया होगा, इस तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, कितनी वेलोसिटी है, वी टू आई कैप से। अब हम इसके रिस्पेक्ट में बात करें तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर टू हम लिखेंगे, तो हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मैं पलट करके ऐड कर दूं वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। तो ये क्या होगा, माइनस वी आर जे कैप प्लस वी टू आई कैप है तो माइनस वी टू आई कैप हो जाएगा। ये बनेगा माइनस वी टू आई कैप माइनस वी आर जे कैप। ये बनेगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू टू, है ना। तो देख भी सकते हो, मैं इसके वेक्टर्स यहाँ पे सेपरेटली बना देता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है। तो हमारे पास टू की वेलोसिटी क्या थी, ये रही,
v2 i कैप थी। ठीक है। रेन की वेलोसिटी क्या थी भाई? ये रही। येलो से ही बनाते हैं ना, येलो से बनी थी तो वेलोसिटी ऑफ रेन। अब हम इसमें क्या करें? अगर हमें रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टू चाहिए तो हम क्या करें? टू की वेलोसिटी को पलट करके ऐड कर दें। तो बेसिकली क्या करें, इसको हटाएं और इसको पलट करके ऐड कर दें, ऐसा बन जाएगा ये। ठीक है, तो ये नहीं चाहिए अपने को, ये हो गया। तो v2 को पलट करके ऐड कर दिया, -v2। ठीक है। तो अब हमारी जो रेन की वेलोसिटी, जो रेन होगी उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसा आएगा। तो अब जो इस टू ऑब्जर्वर को रेन दिखेगी वो ऐसी दिखेगी, वेलोसिटी ऑफ टू, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू टू, ऐसा दिखेगा। ठीक है। जो कि दिख भी रहा है कि वी आर माइनस वी टू है, दिख भी रहा है वी आर माइनस वी टू, सॉरी माइनस वी आर आई कैप माइनस वी टू जे कैप, सॉरी माइनस वी आर जे कैप माइनस वी टू आई कैप, वही है जो यहाँ पर बना था। ठीक है, तो वही चीज है। तो इस तरीके से इसका वेक्टर दिखेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि इस रेन के वेक्टर में हमने इसका वेक्टर पलट करके ऐड किया है, तो हमें ये रिजल्टेंट देखने को मिला है। ठीक है। अब इस डायरेक्शन में अगर रेन आ रही है तो मतलब इसके लिए रेन ऐसे नहीं आ रही, देखना ध्यान से, इसके लिए रेन ऐसे नहीं आ रही, इसके लिए रेन कुछ ऐसे ऐसे आ रही है। तो इसको छाता भी ऐसे ही पकड़ना पड़ेगा। छाता इसको कैसे पकड़ना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से। एक सेकंड, इसका छाता बनाते हैं, है ना। जब रेन ऐसे ऐसे आ रही है तो छाता भी ये कुछ ऐसे ही पकड़ेगा। ठीक है, ये छाते का एंगल हो गया। तो छाते का वर्टिकल से एंगल अगर मैं अल्फा बोल देता हूँ तो ये अल्फा कितना होगा भाई, ध्यान से देखना। ये रेन के डायरेक्शन में होना चाहिए, रेन भी ऐसे ही गिर रही है ना। ठीक है, तो यही डायरेक्शन है। ठीक है, तो यही एंगल अल्फा है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। जो रेन का वर्टिकल से एंगल है वही छाते का वर्टिकल से एंगल हो, तभी तो जो है तुम्हारा छाता तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। तो यही है, रेन का वर्टिकल से एंगल वही छाते का वर्टिकल से एंगल, ये अल्फा। तो एंगल ऑफ अम्ब्रेला विद वर्टिकल कितना हो जाएगा भाई, अल्फा हो जाएगा। और हॉरिजॉन्टल से बोलोगे तो फिर ये वाला एंगल हो गया, ये 90 माइनस अल्फा दिख जाएगा तुम्हें। ठीक है, तो ये 90 माइनस अल्फा, वैसे हॉरिजॉन्टल से पूछता नहीं है। अब ये अल्फा की वैल्यू क्या लिखेंगे हम? tan अल्फा लिख सकते हो, v2/vr देख सकते हो। ये है v2 और ये है vr, तो v2/vr मतलब मैग्नीट्यूड वाइज। तो tan अल्फा हो जाएगा तुम्हारा v2/vr। तो यहाँ से तुम लिख सकते हो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स v2/vr। तो तुम इस तरीके से एंगल बता सकते हो। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट तुम्हें समझाना था। अब अगर v2 बहुत ज्यादा हो जाए vr से, तो यानी कि जो आदमी है ये बहुत तेजी से चल रहा है ना, और इतनी तेजी से चल रहा है कि रेन की स्पीड से भी बहुत तेजी से चल रहा है। तो तुम देख सकते हो कि ये वाला वेक्टर बहुत बड़ा हो जाएगा, ऐसा कुछ। तो ये जो है ये इसकी तरफ टिल्ट होते होते एक समय आएगा कि इस तरीके से ही दिखेगा तुम्हें v2 विद रिस्पेक्ट टू रेन, क्योंकि इसकी कोई औकात रह नहीं जाएगी इसके सामने, ऐसा कुछ हो जाएगा। समझे? तो ये बेसिकली छाता तुम्हें बेसिकली ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल पकड़ना पड़ेगा उससे, उस केस में। तो ये इस तरीके का, तो वही हो जाएगा अल्फा टेंडिंग टू पाई/2। और ये तुम ऐसे भी दे सकते हो कि तुम्हारा क्या बोल रहा है, v2 बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए vr से, तो ये tan अल्फा नियरली इन्फिनिटी हो जाए। और इन्फिनिटी किसके लिए होगा, 90 के लिए, तो वही अल्फा 90 के आसपास पहुंच जाए, तो नियरली हॉरिजॉन्टल तुम्हें छाता पकड़ना पड़ेगा। अब ये तीसरा केस है। ठीक है, इसमें वही है कि रेन अब इस तरफ गिर रही है ना, मतलब ये रेन तो वैसे गिर रही है, अब आदमी इस तरफ चल रहा है ना। हम वही लिखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर 3 हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यानी कितना हो जाएगा, रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना, -vr/j कैप, और 3 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑलरेडी कितना था, -v3 i कैप, तो माइनस माइनस हो जाएगा +v3 i कैप, है ना। और वैसे भी दिख रहा है कि रेन की वेलोसिटी, अब मैं इसका डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। ये हो गया वी आर नीचे की तरफ। ठीक है, v3 किधर था, इधर था। तो तो इसको पलट करके ऐड करूंगा तो इधर कर दूंगा, है ना। तो ये इधर की तरफ ऐड हो जाएगा v3 i कैप, इस तरीके का। तो ये जे कैप था। तो इन्हीं का जो रिजल्टेंट होगा वो होगा तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू 3, जो हमने यहाँ पर लिखा है। तो वो क्या होगा, इनका रिजल्टेंट इस तरीके का, है ना। और ये एंगल अगर अल्फा बना रहा है विद वर्टिकल, ठीक है, तो इसी एंगल पे तुम्हें छाता पकड़ना पड़ेगा, जो कि रेन ऐसे गिरेगी तो तुम्हें छाता भी उस हिसाब से पकड़ना पड़ेगा, ये दिख रहा है। ठीक है, तो कि इस तरफ टिल्ट करके पकड़ना पड़ेगा। तो जिस तरफ भाग रहा है उसी तरफ टिल्ट करके छाता पकड़ना पड़ता है, ये चीज तो तुम्हें दिख रही होगी कि इस तरफ भाग रहे थे तो इधर टिल्ट किया है, और अगर इस तरफ भाग रहे थे तो इधर टिल्ट किया है। कितना टिल्ट किया है उसके लिए तुम इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हो कि इसके रिस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी लिख लो, और फिर वहां से तुम ये वेक्टर डायग्राम दिख जाएगा तुम्हें, और यहाँ से तुम इस tan अल्फा की वैल्यू लिख सकते हो v2/vr। ठीक है, चाहे तो याद भी रख सकते हो, चाहे तो तरीका याद रख सकते हो। सिमिलरली यहाँ पर भी वही होगा कि ये v3/vr, तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, सिंपल दिख रहा है कि ये v3 है, ये vr है, तो v3/vr ही हो जाएगा tan अल्फा भी। तो इस तरीके से तुम इस अल्फा की वैल्यू भी बता सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया अपना तीनों का समरी, तुम्हारे लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि रेन ऐसे गिर रही है। अगर सिंपल तुम ऐसे खड़े हो, कोई भी मूव वूव नहीं कर रहे हो, तो तुम्हें वर्टिकली छाता पकड़ना है। अगर तुम ऐसे
क्या कहते हैं, इस तरफ मूव कर रहा हो तो इसी तरफ टिल्ट करके छाता पकड़ोगे, और इसका वर्टिकल से एंगल जो हमने निकाला था बेसिकली, ध्यान से देखो तो ये एंगल अल्फा था, तो ये भी अल्फा बोल सकते हो, इस तरीके से अल्फा हो जाएगा, तो ये 90 माइनस अल्फा, और इसका भी वर्टिकल से एंगल अल्फा हो जाएगा, ठीक है, ये चीज, और इस तरफ आप घुमा दोगे कि इस तरफ भाग रहे हो, ठीक है, अल्फा की वैल्यू भी लिख दी है। तो आई होप तुम्हें अब ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है, नहीं भी हुई तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम इस टॉपिक को पूरी तरह से स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि इसके सवाल बहुत कम आते हैं। अब इसके प्रॉब्लम्स देख लेते हैं, ये सीधा 2022 में है, 23 24 25 में इसके सवाल नहीं है, 25 में भी शायद नहीं है, नीचे देख लेना क्योंकि 25 के लास्ट में लिखे हैं, बट 23 24 में तो नहीं है, ठीक है। तो एक सवाल इसका देखते हैं, तो देखते हैं सवाल को, इसमें बोल रहा है, अ गर्ल स्टैंडिंग ऑन द रोड होल्ड अम्ब्रेला at 45 degrees with vertical to keep the rain away. If she starts running without umbrella, ठीक है, with a speed of 15 root 2 kilometer per hour, the rain drops hit her head vertically. The speed of rain drops with respect to moving girl. तो ये पहले बोल रहा है कि इस चीज को समझो। अच्छा, अभी तक जो हमने एग्जाम्पल देखा ना, यहाँ पर हमारी जो रेन थी वो वर्टिकली गिर रही थी, ठीक है, मतलब कोई हवा हवा का इफेक्ट हम नहीं मान रहे थे, बट यहाँ पर इसने एक चीज बोल दी है कि स्टैंडिंग ऑन रोड होल्ड्स एन अम्ब्रेला 45 डिग्री विद वर्टिकल टू कीप द रेन अवे, यानी कि रेन ऑलरेडी 45 डिग्री पर ही गिर रही है, तभी तो जब खड़ी हुई है तो भी उसको 45 डिग्री पर रखना पड़ रहा है अम्ब्रेला, ठीक है। तो बेसिकली जब वो स्टैंडिंग पोजीशन पर है, इस तरीके से, मतलब रेन की वेलोसिटी जो है वो कुछ इस तरीके की आएगी, है ना, एट एन एंगल ऑफ व्हाट 45 डिग्री विद वर्टिकल, क्यों, क्योंकि जब वो खड़ी हुई है स्टैंडिंग, मतलब कहीं मूव नहीं कर रही, तो भी उसको छाता ऐसे पकड़ना पड़ रहा है जो कि 45 डिग्री विद वर्टिकल बना रहा है, ठीक है, तो ये पहली चीज अपने को पता चल गई, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इफ शी स्टार्ट्स रनिंग विदाउट अम्ब्रेला विद द स्पीड ऑफ 15 रूट 2, है ना, तो रेन ड्रॉप वर्टिकली उसको हिट करेंगे, ठीक है। पहले तो रेन ऐसे गिर रही है, तो रेन के पहले कंपोनेंट ले लेते हैं। तो रेन का इस डायरेक्शन में मैं एक काम करता हूँ, इस डायरेक्शन को आई, ऐसा कर लें क्या, हाँ ठीक है, आई, और इधर को जे बोल देता हूँ, ठीक है। तो रेन का एक कंपोनेंट आएगा इधर, कितना आएगा, ये वी आर बाई रूट 2, क्योंकि वी आर कॉस 45 वी आर बाई रूट 2 आएगा, और इधर एक कंपोनेंट आएगा वी आर बाई रूट 2। तो अब देखो यार, ये हो गई रेन की वेलोसिटी। अब ये कह रहा है गर्ल अगर 15 रूट 2 से भाग ले, है ना, तो उसको रेन वर्टिकल आती हुई दिखेगी। अब पहले ये बताओ, खुद सोचिए कि गर्ल को इधर भगाएं या इधर भगाएं, किससे फायदा होगा। देखो, अगर हम गर्ल को इधर भगाते हैं, है ना, राइट की तरफ, तो इसके रिस्पेक्ट में जब हम रेन की वेलोसिटी देखेंगे तो हमें पलट करके ऐड करनी होगी, है ना, ठीक है। तो तुम देख सकते हो कि मतलब इसके रिस्पेक्ट में अगर हम रेन की वेलोसिटी देखेंगे तो हमें इसकी वेलोसिटी को पलट करके ऐड करना पड़ेगा, तो इसके रिस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी आएगी, जो रेन की वेलोसिटी है, प्लस इसकी वेलोसिटी को पलट करके ऐड करेंगे इधर, तो नेट में इधर की तरफ बढ़ जाएगी, है ना। क्या उससे कोई फायदा हो रहा है, नहीं। बट अगर हम गर्ल को इधर भगाते हैं, है ना, तो अब इस गर्ल के रिस्पेक्ट में जब हम इसको इधर भगा रहे हैं, देखना ध्यान से, एक सेकंड में बना देता हूँ। तो अब जब हम इसको इधर भगा रहे हैं, इधर की तरफ कुछ 15 रूट 2 से, है ना, तो इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं रेन की बात करूं तो मैं क्या बोलूंगा कि रेन की वेलोसिटी पहले क्या थी, ये थी वी आर बाई रूट टू, है ना, और इसमें मैं इस गर्ल की वेलोसिटी पलट करके ऐड कर दूं, यानी कि 15 रूट 2 में इसमें पलट करके ऐड कर दूं, तो ये जो डायग्राम बना है ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू गर्ल, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल जी लिख देता हूँ क्योंकि बड़ा जी तो ग्राउंड लगता है, ठीक है। तो ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू गर्ल हो गई, ठीक है। बट अगर ये गर्ल इधर भाग रही होती तो ये वाला वेक्टर इधर ना करके इधर आता, तो क्या ये हम जीरो कर पाते कभी भी, क्योंकि ये बोल रही है कि हमें इसका वर्टिकल दिखनी है रेन, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल में कुछ भी नहीं आना चाहिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो हो जाना चाहिए। तो अगर ये 15 रूट 2 इसमें इधर ऐड हो जाता, तो क्या हम ऐसा बोल सकते थे कि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, नहीं ना। तो रेन के डायरेक्शन में ही भागना पड़ेगा, और ये वैसे भी दिख रहा है कि रेन के डायरेक्शन में अगर रेन की ही स्पीड से हम भागने लगे तो हमें केवल वर्टिकल की तरफ रेन गिरती हुई दिखेगी, ये वैसे बायोलॉजिक भी दिख रहा है। और वही चीज डायग्राम में भी हो गया, तो हम यहाँ से सीधे सीधे बोल सकते हैं कि वी आर बाई रूट 2 जो है, ये बराबर हो जाना चाहिए 15 रूट 2 के। तो यहाँ से हो जाएगा वी आर बराबर 15 रूट 2 इंटू रूट 2, कितना हो जाएगा 15 इंटू 2, यानी कि 30, और किलोमीटर पर आवर में दिया है तो किलोमीटर पर आवर। तो आंसर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही, और तुम डायरेक्टली भी बोल सकते थे कि भाई ये तो मतलब विजुअलाइजेशन से समझ में आ रहा था कि वी आर बाई रूट 2 रेन की वेलोसिटी इस तरफ है, तो इसकी भी वेलोसिटी इधर की तरफ वी आर बाई रूट 2 हो जाए, तो हम इसके थ्रू देखेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कुछ रहेगा ही नहीं, और केवल वर्टिकल गिरती हुई रेन दिखती रहेगी। तो ये वैसे भी बोल सकते थे कि वी आर बाई रूट 2 15 रूट 2 के बराबर होना चाहिए, और ये करोगे तो वी आर की वैल्यू 30 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी, यही अपने को पता ना था, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बाकी तुम्हारे लिए एक और क्वेश्चन है, मतलब दो ही क्वेश्चन है इसमें, देख सकते हो, एक 22 में एक 20 में। अब 20 वाला तुम्हारे लिए मैं होमवर्क छोड़ देता हूँ, ठीक है, तो ये तुम ट्राई कर लेना।
अब आते हैं अगले उस पर। अगला जो हमारे पास 2D में एक टॉपिक आता है वो है रिवर स्विमर प्रॉब्लम। ठीक है, अब इसको समझेंगे। तो अब ये रिवर स्विमर को समझते हैं। तो देख सकते हो, पहले पूरा सिनारियो समझा देता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी लिख लिया था ताकि टाइम कम लगे अपने को समझने में, क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम वन डायमेंशनल में इसको समझेंगे। तो लेट से हमारी जो रिवर है ना, ये इधर की तरफ कुछ वी आर वेलोसिटी से आई कैप के डायरेक्शन में, या पॉजिटिव बोल दो इसको, तो उस डायरेक्शन में, प्लस के डायरेक्शन में बह रही है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ये है एक राफ्ट। राफ्ट क्या है? राफ्ट बेसिकली ऐसा है कि अगर तुम इसको छोड़ दो रिवर में, तो रिवर के साथ साथ बहता चला जाएगा। तो ये रिवर की स्पीड से ये भी इधर बह रहा है, मतलब जो रिवर की स्पीड है वही इसकी स्पीड भी है, कि ये भी इधर की तरफ वी आर से बहता चला जा रहा है, मतलब बस बह रहा है। अपना कोई एफर्ट नहीं है, बस पानी के साथ बहता जा रहा है। फिर ये हमारा एक स्विमर है। ठीक है, स्विमर की इस राफ्ट के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी v1 गिवन है। ठीक है, मतलब ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी नहीं है, ये इस राफ्ट के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है। यानी कि अगर मैं इस राफ्ट पे बैठ जाऊं तो मुझे ये स्विमर आगे की तरफ v1 से जाता दिखेगा। तो अपने आप समझ सकते हो कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कैसा दिखेगा, कि मैं इसमें इस राफ्ट की वेलोसिटी भी ऐड कर दूं तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात होगी। ठीक है, और ये दूसरा स्विमर है हमारा, स्विमर 2, जो कि राफ्ट के रिस्पेक्ट में इस तरफ आ रहा है v2 की स्पीड से। ठीक है, तो ये दो हमारे पास स्विमर हैं। ठीक है, चलो। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर हमसे पूछे, मतलब अगर मैं यहाँ पर खड़ा एक ऑब्जर्वर देखूं ऐसा, ये है हमारा ग्राउंड ऑब्जर्वर, तो इसके रिस्पेक्ट में इस स्विमर की वेलोसिटी कितनी होगी? तो जो राफ्ट के रिस्पेक्ट में है उसमें राफ्ट की वेलोसिटी को मैं ऐड कर दूं। मतलब समझो, अगर इस राफ्ट पे बैठे हुए आदमी को ये 20 से इधर जाता हुआ दिख रहा है और राफ्ट खुद इधर की तरफ 40 से जा रहा है, तो ग्राउंड पे बैठे आदमी को कैसा दिखेगा, कि 40 प्लस 20 है ना, 60 की वेलोसिटी से इधर ज्यादा दिखेगा। ठीक है, तो यही लिखा है यहाँ पर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, या वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू राफ्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ राफ्ट, ऐसा बोल सकते हैं। और अगर तुम्हें इस लॉजिक से समझ में नहीं आया तो मैं तुम्हें फिर से बता देता हूँ कि ये एक और तरीके से लिख सकते हैं, कि हम ऐसा बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू राफ्ट, क्योंकि अल्टीमेटली राफ्ट भी एक क्या है, मूविंग ऑब्जर्वर है, और ये हमारा ग्राउंड ऑब्जर्वर है, और ये हमारा खुद एक मूव करता हुआ ऑब्जेक्ट टाइप का समझ लो। तो हम बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू राफ्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, ये मैं हटा रहा हूँ यहाँ से ताकि मैं यहाँ पे लिख सकूँ। एक लाइन लिख देता हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना, कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू राफ्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस माइनस, या माइनस लिख देता हूँ सीधे, वेलोसिटी ऑफ राफ्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और इसी को रीअरेंज करके यहाँ पर नीचे लिखा है कि वेलोसिटी स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है, वो वेलोसिटी स्विमर विद रिस्पेक्ट टू राफ्ट, उसमें राफ्ट की वेलोसिटी को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो राफ्ट से देखने पे वेलोसिटी ये है v1 आई कैप, और इसमें हम रिवर की वेलोसिटी अगर ऐड कर दें तो v1 प्लस वी हो जाएगी हमारी स्विमर की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो ग्राउंड से अगर मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर एक ऑब्जर्वर खड़ा, फिर से बना देता हूँ, ये हमारा ग्राउंड ऑब्जर्वर। तो ये क्या बोलेगा कि ये जो आदमी है ना, ये v1 प्लस वी से राइट की तरफ जा रहा है। ठीक है, और जो दूसरा ये रिवर है, ये इसको राफ्ट वाले को ऐसा लग रहा था कि इधर v2 से आ रहा है, बट राफ्ट वाला तो खुद इधर जा रहा है ना। तो अब हम कह सकते हैं कि जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आदमी देखेगा वो बोलेगा कि ये माइनस वी टू आई कैप इसकी अपनी वेलोसिटी, इसमें राफ्ट की ऐड करोगे प्लस तो वी आर माइनस वी टू से ये बेसिकली इस तरफ जा रहा है, यानी कि प्लस वी आर माइनस वी टू, ये इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, ये यहाँ पे लिखी है। ठीक है, तो ये रहा। तो यहाँ पर क्योंकि वन डायमेंशनल की बात हो रही है, तो हमने चीज देखी कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर और वेलोसिटी ऑफ रिवर के बीच में या तो 0 डिग्री हो सकता है या तो पाई हो सकता है। 0 डिग्री कौन सा है, ये जो रिवर के डायरेक्शन में ही ये आदमी चला जा रहा है, और दूसरा पाई का एग्जाम्पल क्या है, कि रिवर इधर बह रही है और ये आदमी इधर जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं अप स्ट्रीम और इसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, मतलब जिस तरफ बहाव है उधर ही स्विम कर रहे हो, तो डाउन स्ट्रीम स्विम कर रहे हो, और जिस तरफ बहाव नहीं है उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्विम कर रहे हो तो तुम अपस्ट्रीम स्विम कर रहे हो। तो चाहे तो ये सारा आप छोड़ दो, वेक्टर्स मैंने ऐसे समझाने के लिए, अगर तुम्हें कॉम्प्लेक्स लग रहा हो तो छोड़ दो, डायरेक्टली यहाँ से समझो। ठीक है, तो अगर डाउन स्ट्रीम है तो स्विमर की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगी, जो उसकी अपनी वेलोसिटी है उसमें रिवर की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी, मतलब अपनी वेलोसिटी में रिवर की भी वेलोसिटी ऐड कर दो तो ये इस स्पीड से इधर भाग रहा होगा। और अगर वो बहाव के अपोजिट जा रहा है तो वो अपना जितना एफर्ट लगा रहा है उसमें से रिवर की वेलोसिटी घटा दो, मतलब उसकी वेलोसिटी ये रिवर की वेलोसिटी है, ये हो जाएगा डाउन स्ट्रीम में उसकी, अप स्ट्रीम में उसकी वेलोसिटी, मतलब रिवर की वेलोसिटी को घटा दो अगर अप स्ट्रीम जा रहा है, और डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो रिवर की वेलोसिटी को ऐड कर दो, सिंपल। ठीक है, तो ये इस पर एक क्वेश्चन है अब अपना। ठीक है, तो इसको भी मैं ऑलरेडी ये सॉल्व है। ठीक है, मैं तुम्हें ऐसे बता देता हूँ, मोटर बोट इज गोइंग डाउन स्ट्रीम, इट ओवरटेक्स अ राफ्ट। ठीक है, ये एक काम करना, इसका सोल्यूशन इसमें है ही है, मैं तुम्हें पीडीएफ शेयर कर दूंगा, तुम इसको अपने आप से ट्राई करना। ठीक है, सिंपल था, वही अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट लगाना है।
तो मैंने यहाँ पे तुम्हारे लिए इसको सॉल्व करके भी दिया हुआ है, तो सॉल्यूशन पहले मत देखना, पहले इसको खुद से सॉल्व करना, और ना हो तो बताना, ठीक है। बाकी सॉल्यूशन गिवन है तो मुझसे समझ ही जाओगे। तो यही है सिंपल सा। अब आते हैं अपन 2D में, ठीक है। 2D में क्या है कि यही जो राफ्ट है ना, अभी तक हमारा या तो ये रिवर के साथ बह रहा था या रिवर के अपोजिट बह रहा था। बट सॉरी, राफ्ट तो रिवर की स्पीड से भगेगा। मतलब जो स्विमर है हमारा वो या तो रिवर की ये राफ्ट के साथ यानी कि बहाव के साथ या रिवर के साथ बह रहा था या रिवर के अपोजिट बह रहा था, अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम। अब ये कुछ एंगल पे भी बह सकता है, ठीक है। तो इसका हम कैसे एनालिसिस करेंगे, मतलब ये जो स्विमर है ये इस एंगल पर भी स्विम कर सकता है, तो उस केस की हम कुछ चीजें देखने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो वेलोसिटी स्विमर इन स्टिल वाटर या वेलोसिटी स्विमर इन ग्राउंड वाटर, ग्राउंड फ्रेम। मतलब स्विमर की वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में वी नॉट हो गई, और वेलोसिटी ऑफ, क्या लिखा है ये, रिवर या राफ्ट, ठीक है। ये विद रिस्पेक्ट टू लग रहा है, मैं भी कंफ्यूज हो गया, मैंने पहले लिखा था रिवर और राफ्ट, लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो रिवर या राफ्ट की वेलोसिटी हो गई ये वी आर बार, ठीक है, जो कि पहले भी थी सेम। ये कुछ नोटेशन है। अब हमसे पूछा वेलोसिटी स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर क्या होगी या विद रिस्पेक्ट टू राफ्ट क्या होगी, चलो देखते हैं। तो अपने पास ये सिचुएशन है कि ये रिवर या राफ्ट जो भी है ये इधर की तरफ वीआर से चल रहा है, यानी कि रिवर वीआर से इधर बह रही है, यानी कि राफ्ट भी इधर वीआर से चल रहा है, वीआर आई कैप से। अब एक जो हमारा स्विमर है ना, वो ग्राउंड फ्रेम, उसकी वेलोसिटी है वी नॉट, है ना। मतलब ग्राउंड फ्रेम का कोई ऑब्जर्वर दिखेगा तो वो बोलेगा वी नॉट से जा रहा है इधर। तो वी नॉट के अगर हम कंपोनेंट ले तो एक कंपोनेंट अब ये होगी थीटा एंगल पर मूव कर रहा है, तो इसका एक कंपोनेंट आएगा अलोंग दिस रिवर के डायरेक्शन में और एक आएगा उसके परपेंडिकुलर, ठीक है। इस तरीके से इसकी वेलोसिटी होगी। अब इसमें पूछ क्या रहा है, वेलोसिटी स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर हम लिखना चाहें तो हम लिखेंगे वेलोसिटी स्विमर, और उसे पलट करके ऐड करते हैं वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर क्या है, ये है वी नॉट, है ना, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो कि है वी नॉट कॉस थीटा आई कैप प्लस वी नॉट साइन थीटा जे कैप। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, क्योंकि वी नॉट एट एन एंगल थीटा है, तो इसकी वेलोसिटी क्या है, वी नॉट कॉस थीटा आई कैप प्लस वी नॉट साइन थीटा जे कैप, है ना। और इसमें से हम घटा क्या दें, रिवर की वेलोसिटी, रिवर की वेलोसिटी क्या है वी आर आई कैप, तो माइनस वी आर आई कैप कर देंगे। तो अपने पास ये आ गई वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वी नॉट कॉस थीटा माइनस वी आर, जो कि इसमें दिख भी रहा है कि यही हमने बनाया कि वी नॉट कॉस थीटा और वी नॉट साइन थीटा, ये तो इसकी ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी है ही है। इसमें हमने पलट के ऐड क्या किया, रिवर की वेलोसिटी ये। तो अब इसका जो रिजल्टेंट आएगा, बेसिकली ये वी नॉट कॉस थीटा, वी नॉट साइन थीटा और वी आर, इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा दैट वुड बी द वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, या वेलोसिटी स्विमर विद रिस्पेक्ट टू एक ऑब्जर्वर जो इस राफ्ट पर बैठा है ना, राफ्ट वाले ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। चलो, अब इसमें एक चीज पूछता है कि नो ड्रिफ्ट। नो ड्रिफ्ट का मतलब क्या है, एक सेकेंड। नो ड्रिफ्ट, नो ड्रिफ्ट का मतलब क्या है कि ये इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक पार हो जाए, बट एक्स में एक भी डायरेक्शन ना चले, मतलब हल्का सा भी इधर या उधर ना हो, इसी डायरेक्शन में ऐसा पार हो जाए। ऐसा कब होगा भाई, जब ये वी नॉट कॉस थीटा वी आर के बराबर होगा, है ना। तभी तो तुम ये बात बोलोगे कि जो है ये सीधा सीधा बिना ड्रिफ्ट किए इधर पार हो गया। तो उस केस में तुम बोलोगे फॉर नो ड्रिफ्ट वी नॉट कॉस थीटा वी आर के बराबर हो जाए, वही यहाँ पर हमने किया है, ठीक है। तो वी नॉट कॉस थीटा वी आर के बराबर हो जाए, और ये तुम कॉस थीटा इसको टू वी आर बाई वी नॉट, यही निकल करके आता है। अब एक और चीज पूछता है फॉर मिनिमम क्रॉसिंग टाइम, है ना। तो ये यहाँ से यहाँ तक मिनिमम क्रॉस करे, है ना। मतलब यहाँ से यहाँ तक क्रॉस करने में इसको मिनिमम टाइम लगे, वो कब, मतलब उसकी औकात है वी नॉट से चलने की मैक्सिमम, वो थीटा एंगल पर चल सकता है। तो अगर वो सीधा सीधा ऐसे ही पूरी औकात अपनी इस तरफ ही लगाए, है ना, पूरा इस तरफ ही जाने में पूरी हिम्मत लगा दे, तब वो सबसे जल्दी क्रॉस कर पाएगा। यानी कि पूरा का पूरा वी नॉट इधर की तरफ लगा दे, यानी कि पूरा का पूरा वी नॉट ऐसा आ जाए, यानी कि थीटा कैसा हो जाए, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए। और वो वैसे भी दिख रहा होगा कि वी नॉट साइन थीटा को मैक्सिमाइज करना है। तो वी नॉट साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, जब साइन थीटा वन दे दे, साइन थीटा वन कब देगा, जब थीटा 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री यही है। तो मतलब इस तरीके से, तो जब थीटा 90 डिग्री है, उस केस में सबसे मिनिमम टाइम अपने को क्रॉस करने में लगेगा, और टाइम वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी नॉट साइन थीटा, ठीक है, मैक्सिमम फॉर थीटा 90 इक्वल टू, ठीक है। अब टाइम टेकन फॉर नो ड्रिफ्ट, है ना, टोटल नो ड्रिफ्ट में कितना टाइम लगा, मतलब वो मूव नहीं किया तो कितना टाइम लगेगा, है ना। तो टोटल डिस्टेंस ये वाला कितना पार करना है उसको, रिवर की विड्थ लेट से डी है ना। तो विड्थ को हम डिवाइड करते हैं इस तरफ की वेलोसिटी में, वेलोसिटी कितनी होगी भाई, वी नॉट साइन थीटा। तो डी अपॉन वी नॉट साइन थीटा हमारा टाइम हो जाएगा, ठीक है। फॉर विच कंडीशन, जब हम ऐसा बोलेंगे कि कॉस थीटा तुम्हारा ऐसा है, इस तरीके से अपन निकाल लेंगे। तो बस इसी तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद तुम्हारे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस गिवन है, ठीक है। तो वो देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 से हम स्टार्ट करेंगे। तो अब इसके भी एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन अपना ये रहा, जेई मेन 2023 का है।
द स्पीड ऑफ अ स्विमर इज 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। तो मतलब स्विमर स्टिल वाटर में 4 किलोमीटर पर आवर स्विम कर सकता है। इफ द स्विमर मेक्स स्ट्रोक नॉर्मल टू द फ्लो ऑफ रिवर ऑफ विड्थ 1 किलोमीटर, तो इस तरीके की रिवर है जिसकी ये विड्थ है 1 किलोमीटर, है ना, और स्विमर कितने से चल सकता है 4 किलोमीटर पर आवर, और अगर ये अपनी स्ट्रोक इसके नॉर्मल बनाता है इस तरीके से, मतलब परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो, रिवर तो ऐसे फ्लो कर रही होगी, ठीक है, तो वो पहुंचता है एट अ पॉइंट 750 मीटर डाउन द स्ट्रीम ऑन द अपोजिट बैंक, ठीक है। तो ये कुछ मतलब बेसिकली अब इसकी जो वेलोसिटी होगी, मतलब एक तो ये और इसमें रिवर की वेलोसिटी ऐड होगी ऐसी कुछ, तो ये पहुंचेगा कुछ ऐसा ऐसा मूव करता हुआ, ये कुछ इस पॉइंट पर पहुंचेगा, ठीक है, और ये पॉइंट यहाँ से है 750 मीटर दूर, ठीक है। तो स्पीड ऑफ रिवर कितनी है ये बताना है अपने को, ठीक है। चलो, हाँ, तो 750 मीटर पहुंचने में इसको ये स्पीड ऑफ अपने को ये बताना है, तो 4 किलोमीटर पर आवर तो इसकी स्टिल वाटर में स्पीड है ना। तो ये इधर की तरफ इसकी स्पीड कितनी है भाई, ध्यान से देखना, इधर की तरफ इसकी स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, है ना, और डिस्टेंस कितना है 1 किलोमीटर, तो टाइम कितना लगेगा इसको इस एंड से इस एंड तक पहुंचने में, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, और ये हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर, क्या कितना स्पीड से हो जाएगा 0.25 आवर्स इसको लगेंगे यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में, ठीक है। चलो, अब इसी 0.25 आवर में इसको इधर की तरफ मिलती जा रही थी कितनी, रिवर की स्पीड, तो रिवर की स्पीड को अगर मैं 0.25 से मल्टीप्लाई कर दूं, स्पीड इंटू टाइम, तो इस डायरेक्शन की अगर अपन बात करें तो स्पीड क्या है, रिवर की स्पीड, तो रिवर की जो भी स्पीड है उसको जब मैं 0.25 आवर से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे स्पीड इंटू टाइम से डिस्टेंस मिलेगा ये, तो ये डिस्टेंस कितना है 750 मीटर, यानी कि 0.75 किलोमीटर, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर सिंपली हो जाएगी 0.75 अपॉन, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर सिंपली हो जाएगी 0.75 अपॉन 0.25, यानी कि हो जाएगी 3। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी हो गई, 3 किलोमीटर पर आवर, तो अपना आंसर हो जाएगा 3। तो यही करना था इसमें, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, एक और देख लेते हैं, फिर उसके बाद बाकी तुम्हारे होमवर्क हो जाएंगे। अ स्विमर वांट्स टू क्रॉस अ रिवर फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, लाइन ए बी मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज विद द फ्लो ऑफ अ रिवर, ठीक है। चलो, ये दिया है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्विमर इज सेम एज दैट ऑफ रिवर, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर जो अपनी वी नॉट हम मानते थे वो वेलोसिटी ऑफ रिवर के बराबर है, ठीक है। तो एंगल थीटा विद द लाइन ए बी शुड बी, है ना, ये एंगल थीटा कितना होना चाहिए, अरे स्विमर वांट्स टू क्रॉस अ रिवर फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, लाइन ए बी मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। चलो, तो इसके बाद वेलोसिटी क्या क्या होगी, एक तो होगी ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर, ये वाली इस डायरेक्शन में, है ना, और एक इसके बाद होगी वेलोसिटी ऑफ रिवर, जो कि दोनों को मैं कुछ मान लेता हूँ वी नॉट, है ना, तो ये हो गई वी नॉट, तो ये भी हो गई वी नॉट, और हमें चाहिए कि ये नेट इस वेलोसिटी इस लाइन पर आ जाए, क्योंकि इस लाइन पर ये इसको क्रॉस करे ना, ए टू बी, ये इसका पाथ होना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, इस लाइन के अलॉन्ग दोनों के कंपोनेंट्स लेते हैं, तो इसका कंपोनेंट आएगा, ध्यान से देखना, जो स्विमर वाली वेलोसिटी वी नॉट है, इसका एक कंपोनेंट आएगा इस लाइन पर, कितना आएगा वी नॉट कॉस थीटा, और एक आएगा इसके परपेंडिकुलर ऐसा वी नॉट साइन थीटा, ठीक है। और इसके अगर मैं कंपोनेंट लूँ तो एक आएगा इधर वी नॉट कॉस 30 डिग्रीज, वी नॉट कॉस 30 डिग्रीज, और इधर आएगा वी नॉट साइन 30 डिग्रीज। अब ये कह रहा है कि ये इसी लाइन पर क्रॉस करना चाहिए, यानी कि इसके परपेंडिकुलर कोई भी कंपोनेंट नहीं आना चाहिए, तो इन दोनों को एक दूसरे को कैंसिल आउट करना पड़ेगा उसके लिए, यानी कि ये इसको कैंसिल आउट कर दे, वो कब होगा, जब हम लिखेंगे वी नॉट साइन थीटा बराबर हो जाए वी नॉट कॉस ऑफ 30 डिग्रीज के, तो ये गया वी नॉट, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 30 को हम लोग साइन 60 भी लिख सकते हैं, 90 माइनस 30 डिग्री, तो थीटा बराबर हो जाना चाहिए 60 डिग्री के, है ना, सिंपल, सही किया है? अरे सॉरी सॉरी, एक गड़बड़ कर दी ना, वी नॉट साइन थीटा, एक सेकंड ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं हम, वी नॉट साइन थीटा वी नॉट साइन 30 के बराबर होगा ना, कॉस थोड़ी, तो सिंपल दिख रहा है कि यहाँ से आ गया कि साइन थीटा इक्वल टू साइन 30 डिग्री, यानी कि थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, सिंपल, इसका आंसर 30 हो जाएगा इसका आंसर। तो बस इसी तरह के आसान आसान से क्वेश्चन आते हैं, बेसिकली वेक्टर से खेलना होता है और कुछ नहीं, ठीक है। अब इसके बाद तुम्हारा होमवर्क है 10th 11th, ये दो तुम्हारे होमवर्क हैं, फिर ये 12th से तुम्हारे आ जाएंगे 2025 के क्वेश्चन, 12 13, और इसके बाद कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन जो इस चैप्टर के अलग से हैं वो मैंने तुम्हारे लिए डाल दिए हैं, ठीक है, वो तुम इसमें देख सकते हो।
और इसी के साथ तुम्हारा काइनेमेटिक्स फिर कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर। तो अब जैसा कि हम हर वीडियो में लास्ट में बात करते हैं वेटेज की, तो अब बात कर लेते हैं वेटेज की, है ना। तो वेटेज का ऐसा है, अगेन वही मैं फिर से बता देता हूँ कि काइनेमेटिक्स का ओवरऑल वेटेज है कितना, 4% के अराउंड, ठीक है। जिसमें से रिलेटिव मोशन 1D और रिलेटिव मोशन 2D दोनों की बात करेंगे, ठीक है। कितना कितना वेटेज है इनका। एक तरफ हम बात करेंगे 2020 से लेकर के 2024 तक की, और एक तरफ हम बात करेंगे 2025 में, ठीक है। तो 2020 से 24 तक की बात करें तो रिलेटिव मोशन 1D का जो वेटेज है वो है 4% ऑफ काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स का भी 4%, बहुत कम दिख ही रहा होगा। और 2D की बात मैं करूं तो वो आ जाएगा 3 और 1.5, 4.5%। तो 4.5% ये हो गया। और 2025 की अगर हम अब बात करते हैं तो 1D का तो कोई सवाल आया नहीं है, 0%। और 2D का अगर हम बात करें तो आया है हाँ 10.5%। तो ऑलमोस्ट वही 10 साढ़े 10% काइनेमेटिक्स का 10% के अराउंड बनाता है, जो कि पूरा का पूरा इस बार 2D में पूछ लिया है, रिवर्स स्विमर के वही दो क्वेश्चन आए। तो वही हिसाब है, ठीक है। 10.5% मतलब पूरे सिलेबस का 10.5% नहीं, काइनेमेटिक्स का 10.5%। ये तुम्हें क्लियर होगा, ठीक है। तो ये है इसका वेटेज। तो आज हमने इसको भी निपटा दिया और इसी के साथ हमारा काइनेमेटिक्स होता है कंप्लीट। तो अगर तुम्हें आई होप तुम्हें आज की वीडियो में कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर तुम्हें कोई डाउट है भी तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। साथ में टाइम स्टैम्प डाल देना कि किस पॉइंट पर तुम्हें डाउट आया था। तो आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना यार, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और अगर अभी तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और इसके अलावा टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और जाके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारे इस लेक्चर्स के नोट्स वगैरह तुम्हें वहीं पर मिलेंगे। तुम्हारे डाउट्स वगैरह भी वहीं पे डिस्कस होंगे, और इससे रिलेटेड या मेरे कोई भी कंटेंट से आगे से रिलेटेड कोई भी अनाउंसमेंट वगैरह होगी तो वो टेलीग्राम चैनल पर ही होगी। तो मेक श्योर करना कि तुम उसको ज्वाइन कर लेते हो। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडिंग। बाय।